जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। अभी जो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, उस एग्ज़ाम के लिए मैं ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट आ सकते हैं। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ लगभग इस वीडियो में 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ऐसे ही वीडियो में और भी लेकर आऊँगा। ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैं पहले आपको क्वेश्चन पढ़वा दूंगा, आपको क्या करना है उसको अपने मन से सॉल्व करके देखना है, ठीक है। अगर आपको आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। मैं पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ, आप उसको अगर सॉल्व कर लेते हो तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है, और नहीं सॉल्व कर पाते हो तो आप लोग उसको याद कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन लिख रखा है कि भारत में सबसे अधिक मछली उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है। तो ये आपका ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि भारत में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है, तो अपने ऑप्शन अपने पास है गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर तमिलनाडु। तो आप लोग कर सकते हो इसको। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन होता है। इसने गुजरात को भी पछाड़ दे दी है, मतलब पहले सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन गुजरात में होता था, लेकिन अब सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन किस में होता है, तो अब सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन होता है तमिलनाडु में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अपना अगला क्वेश्चन आ गया है कि आईसीसी महिला अवार्ड में दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला ओडीआई क्रिकेटर कौन बनी है दिसंबर 2020 के अनुसार। तो ये क्वेश्चन एक करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या होता है, आपको करंट अफेयर्स भी आनी चाहिए अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम फाइट करना चाहते हो। आपको करंट अफेयर्स भी आनी चाहिए। अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी हैं तो पढ़ लीजिए। आप लोग यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो डली होंगी, पूरे साल भर की वीडियो होंगी, उसमें से आप लोग एक वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि आईसीसी महिला अवार्ड में दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला ओडीआई क्रिकेटर कौन बनी है। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा एलिसे एलेक्जेंड्रा पेरी। ये ही महिला बनी है जिन्हें अवार्ड मिला है दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला ओडीआई क्रिकेटर, ठीक है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि शशि थरूर ने इसमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है। आपको सही से क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं जहाँ पे लिखी है, मतलब नहीं को आप इग्नोर कर देते हो। ऐसे ही आपको क्वेश्चन पेपर में भी बिल्कुल सही तरीके से पढ़ना है। अगर आप गलती से मिस्टेक कर देते हो, अगर नहीं अगर आप छोड़ देते हो, नहीं को इग्नोर कर देते हो, तो आपका पूरा ऑप्शन गलत हो सकता है, ठीक है। तो आपको शशि थरूर की पुस्तकें याद होनी चाहिए। इससे आपको क्या सीख लेना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें बुक्स के बारे में भी पूछा जा रहा है कि किस राइटर ने कौन सी बुक्स लिखी है, तो आपको बुक्स के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से आपको बता देना चाहिए कि शशि थरूर की कौन सी पुस्तक हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ शशि थरूर की पुस्तकों के बारे में। तो वाई आई एम ए हिंदू, ये भी शशि थरूर ने लिखी थी, ये शशि थरूर की पुस्तक है, ठीक है। नंबर तीसरा ऑप्शन है अपना द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। तो ये भी शशि थरूर ने ही लिखी है, ठीक है। और नंबर चौथा है एन ईरा ऑफ डार्कनेस, ये भी शशि थरूर ने ही लिखी है। इसमें से कौन सी पुस्तक शशि थरूर ने नहीं लिखी है, तो ये है हिंद स्वराज, ठीक है। हिंद स्वराज पुस्तक है ना, जो शशि थरूर ने नहीं लिखी है। अपना अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो ये एक इजी क्वेश्चन है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। अगर इसको आप सॉल्व करना चाहते हो तो आपको इससे एक सीख लेनी चाहिए कि झील वगैरह भी पूछ सकता है पेपर में, तो आपको झीलें भी याद होनी चाहिए, ठीक है। कौन सी झील किस राज्य में स्थित है, तो ये लोकटक झील है मणिपुर में स्थित। कहाँ पर स्थित है, मणिपुर में स्थित, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खसावा दादा साहेब जादव एक प्रसिद्ध थे, मतलब ये प्रसिद्ध कौन थे, फुटबॉलर थे, क्रिकेटर थे, पहलवान थे या फिर हॉकी के खिलाड़ी थे। इसमें से आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं 4, और आपको अपना आंसर बताना है। आप लोग अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में अभी टाइप कर सकते हो, अपना स्कोर अपना टाइप कर देना कि कमेंट बॉक्स में कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा कि खसावा दादा साहेब जादव एक पहलवान थे, ठीक है। कौन थे, खसावा दादा साहेब जादव एक पहलवान थे, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि झोरा नृत्य किस राज्य का नृत्य है। ये झोरा नृत्य है, जो इससे आपको क्वेश्चन से क्या सीखने को मिलता है कि अगर नृत्य एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा कि उत्तराखंड में है झोरा नृत्य। आपको याद करने पड़ेंगे असम में कौन सा है, राजस्थान में कौन सा है और कर्नाटका में कौन से नृत्य है। ये आप लोग, बहुत बड़ा गूगल है, आप उससे सर्च करके लिख सकते हो, और यूट्यूब पर भी आप लोगों को कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है कि हेमिस महोत्सव किस राज्य में
किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख। ये चार आपके पास ऑप्शन है। हेमिस महोत्सव, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपने सुना होगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान पहले तो जब 370 हटी नहीं थी तब आप लोग कह देते थे कि पहले हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान था पहले जम्मू कश्मीर में स्थित, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग नहीं हुए थे। लेकिन अब जब जब क्वेश्चन आएगा कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग ऑप्शन आंसर क्या लगाओगे? लद्दाख में स्थित है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। वैसे ही हेमिस महोत्सव भी कहाँ पर होता है, तो हेमिस महोत्सव भी लद्दाख में ही स्थित मतलब लद्दाख में ही होता है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हिम तेंदुए के लिए। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था? ये आपका क्वेश्चन है। आप हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं पेपर में, आप लोग चेक कर सकते हो। जो पिछली शिफ्ट हो चुकी हैं उनमें कुछ बंदों से आपके मित्र होंगे, उनसे पूछ सकते हो कि कैसे पेपर आ रहा है, तो आप लोग उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को आगे तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुशीनगर में है बुद्ध जी के महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ये एक इजी क्वेश्चन है। अगर आपको हिस्ट्री अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आप लोग इसको आसानी से कर दोगे, नहीं तो आप लोग तुक्का लगा कर आओगे पेपर में। और अगर आप तुक्का लगा कर आते हो पेपर में तो आप लोग समझ लीजिए कि आपका पेपर वैसे ही पूरा गलत हो सकता है। ठीक है, तो आपको एक काम सबसे ज़्यादा करना है कि तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत के शासक कौन थे? तो अकबर थे भारत के शासक। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की? तो ये एक क्रांतिकारी संगठन है अभिनव भारत सोसाइटी। इसमें से आपके ऑप्शन है भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, बरिंद्र कुमार घोष या फिर पुलिन बिहारी। ये चार ऑप्शन है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन आ गया है कि हिटलर किस देश का तानाशाह था? तो ये एक इजी क्वेश्चन है। अगर आपको हिस्ट्री अच्छे से आती है तो मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि हिस्ट्री अगर आपको अच्छे से आती है तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, अन्यथा आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। आप लोग तुक्का लगाकर ही आ सकते हो। ठीक है, और आप लोग दो तरीके से याद कर सकते हो, एक फैक्ट वाइज याद कर सकते हो और एक आप लोग पूरा पढ़ के याद कर सकते हो। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोग पूरा पढ़ के याद करें, क्योंकि जब फैक्ट वाइज आपको पढ़ते हो तो फैक्ट ही फैक्ट आपको याद होते हैं, और जब आप पूरा पढ़ते हो तो आपको सब कुछ याद हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। ठीक है, कहाँ का तानाशाह था? तो हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी को क्या कहा जाता है? ये भी अपना जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? हिमाद्री या फिर हिमाचल या फिर शिवालिक या फिर मध्य हिमांचल। ये चार आपके पास ऑप्शन है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो हिमालय के बारे में आप लोग पढ़कर जाना पेपर में। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी को क्या कहते हैं? तो शिवालिक कहते हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है कि भारत में यारलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये एक नदी है जो आपको याद होनी चाहिए, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को कई नाम से जाना जाता है। ये सांगपो नदी मतलब सांगपो जो है वो उसे तिब्बत में कहा जाता है, तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, और भारत में इसे जैसे ही ये भारत में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहने लगते हैं। अरुणाचल प्रदेश में, अपने भारत में अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसे कहते हैं देहांग। क्या कहते हैं? देहांग। ठीक है, और जब ये असम से होकर प्रवेश करती है तब ये कहलाती है ब्रह्मपुत्र, और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम हो जाता है जमुना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अपना इजी क्वेश्चन है, जिसको मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको कर दोगे। तो रबी मौसम और खरीफ मौसम के बीच एक छोटा मौसम कौन सा होता है? इसका आपको आंसर देना है। आस का मौसम, बोरो का मौसम, या जायद का मौसम, या लेयुमो का मौसम। तो ये आपका ऑप्शन है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूं जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा जायद का मौसम। रबी का मौसम होता है रबी की फसल और खरीफ की फसल। आपको अगर फसलें याद होगी तो आप लोग उसको आसानी से लगा सकते हो। रबी की फसलें और खरीफ की फसलें दो होती हैं, इनके बीच में कौन सी फसलें होती हैं? जायद की फसलें। जायद की फसलें आपने सुनी होंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा जायद। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का प्रथा को समाप्त कर दिया गया? मतलब अस्पृश्यता का अंत भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत
अस्पृश्यता का अंत है। और अनुच्छेद 18 की बात करें तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत क्या है, तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत है उपाधियों का अंत। ठीक है, आप लोग इम्पोर्टेंट अनुच्छेद याद कर सकते हो, बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर डली होंगी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद के ऊपर। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है कि अपने भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है। ये आपके करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, ये चेंज हो गए होंगे तो मुझे पता नहीं है कि चेंज हुए कि नहीं हुए हैं। तो अभी वर्तमान में जो भारत के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं जो पशुपति कुमार पारसी हैं। आप लोग कमेंट करके बताना है कि इससे पहले कौन थे। ठीक है, इसके बाद रहने वाला है अपना अगला क्वेश्चन, इसमें आपको बता देना है कि कौन सा उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कार्य नहीं है। क्या उपभोक्ताओं के बीच उपभोक्ता अधिकारी के बारे में जागरूकता पैदा करना ये उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कार्य नहीं है, तो ये एक कार्य है उपभोक्ता संरक्षण परिषद का ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा है कि उपभोक्ता अदालतों में मामले दर्ज करने के बारे में उपभोक्ताओं को मार्गदर्शन करना, तो ये भी एक कार्य है इन्हीं का। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अगला ऑप्शन अपना क्या है, अगला ऑप्शन है दुकानदारों द्वारा धोखाधड़ी करने पर उपभोक्ताओं को मुआवजे प्रदान करना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई मुआवजा नहीं देता है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। और अगला चौथा ऑप्शन है कई बार उपभोक्ता न्यायालय में उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करना, ये भी एक काम है उपभोक्ता परिषद का। अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दुकानदारों द्वारा धोखाधड़ी करने पर उपभोक्ताओं को मुआवजा प्रदान करना। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, निगम कर, उत्पाद कर, संपत्ति कर या फिर पूंजीगत लाभ कर। तो या आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो तो उसको भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पाद कर। अपना अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में वह हार्मोन कौन सा होता है जो रक्त में स्रावित होता है और हृदय स्पंद की दर को नियंत्रित करता है। मतलब जो अपना हृदय हार्ट पंप होता है उसकी दर को, उसकी रेट को नियंत्रित करता है, तो ये कौन सा हार्मोन होता है, एड्रीनेलिन हार्मोन। कौन सा होता है, एड्रीनेलिन हार्मोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर आप लोगों से ही पूछूंगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि एम्पियर किसका इकाई है, मतलब किसकी मापने की इकाई है। तो ये एम्पियर है विद्युत धारा की मापने की इकाई। ठीक है, आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र को किस इकाई से मापा जाता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से आंसर टाइप कर सकते हो। अपना अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाला जो चौक होता है उसका इस्तेमाल, चौक का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें ज्यादातर लवण होता है। यह निम्नलिखित में से किस धातु का लवण होता है, तो ये होता है कैल्शियम धातु का लवण। ठीक है, कैल्शियम धातु का लवण जो चौक होता है इसमें कैल्शियम धातु का लवण पाया जाता है। ठीक है, तो अपना आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि जीव मंडल में निम्नलिखित में से क्या शामिल है, स्थान मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल या फिर उपरोक्त सभी। तो ये चार आपके पास ऑप्शन है, जब आपके पास ऑप्शन आ गया उपरोक्त सभी तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो ग्लोरी द एयरफोर्स। क्या सर्च करना है आपको, ग्लोरी द एयरफोर्स। ठीक है, ये आप लोग अगर सर्च कर लेते हो तो टेलीग्राम पर हमारा चैनल आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ आप लोग इसको ही हासिल कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।